ये कहानी रुद्री रॉय, जमींदार विक्रमजीत रॉय की लाडली बेटी है। उसकी नौकरी एक इंटरनेशनल स्कूल में लग गई। पर किसे पता था वो स्कूल MS तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का है। MS तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्टर श्री विक्रमजीत रॉय के खानदानी दुश्मन श्री रंजीत सेन का बेटा अभिलाष सेन है। रुद्री इस बात से अनजान है। अभिलाष के बारे में भी कोई नहीं जानता था। अभिलाष बहुत महत्वाकांक्षी और बेरुखे स्वभाव का व्यक्ति है। क्या होगा जब रुद्री को सच्चाई का पता चलेगा? तो क्या वह जॉब से रिजाइन कर देगी? क्या ये खानदानी दुश्मन कभी दूर हो पाएंगे, या फिर खानदानी दुश्मनी का दौर यूं ही चलता रहेगा? इन दोनों खानदानों के बीच इतनी नफरत और दुश्मनी क्यों है? जानने के लिए सुनिए इस दिलचस्प कहानी को। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR नोबल स्टोरी में। ऐसे ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए AR नोबल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, लव एट फर्स्ट साइट। गोम स्टेशन पर सोना एक्सप्रेस रुकती है। रात के 2 बज रहे होते हैं। 6 फीट 4 इंच लंबा, घुंघराले काले बाल, चील की तरह चौकन्नी आंखें, लंबी सीधी नाक, सावला सलोना रंग, पतले होंठ, सुडौल शरीर, बहुत गंभीर चेहरा, सदियों से जो कभी नहीं हंसा, वह है अभिलाष। डॉक्टर अभिलाष सेन, PhD इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभिलाष गाड़ी के 2 कंपार्टमेंट में चढ़ता है। अपनी टिकट को अपने मोबाइल में ध्यान से चेक करता है। उसकी बर्थ का नंबर -34 है। मगर जैसे ही वो उस सीट के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक युवती उसकी सीट पर सो रही है। मैडम, ये सीट मेरी है, क्या आप जरा उठने का कष्ट करेंगी? अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। आप मेरी ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। कंबल के अंदर से एक मधुर आवाज आए। वॉट मैडम, आई डोंट लाइक चेंजेस, प्लीज गेट अप एंड गो टू योर सीट। अभिलाष ने थोड़ा जोर से गुस्से में कहा। अरे, ये क्या कोई तरीका है बात करने का? रुद्री ने गुस्से में कहा और ब्लैंकेट से बाहर निकली और सीट पर उठकर बैठ गई। कद करीब 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, सुरमई आंखें, छोटी सी गोल नाक, काले घने कंधे तक लटक रहे खुले बाल, गुलाबी मोटे होंठ, वह एक अप्सरा ही है। अभिलाष एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम, आप एक तो मेरी सीट पर सो रही हैं, मेरे इतनी बार रिक्वेस्ट करने पर भी आप टस से मज नहीं हुई। अब क्या आप मुझे बात करने का तरीका सिखाएंगी? प्लीज अपनी सीट पर जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। भाई हद है, एक लेडी की आप मदद करने से आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। मुझे नीचे ही सोना है। ऊपर से अगर गिर गई तो ज्यादा चोट लगेगी, नीचे की सीट पर से गिरने पर कम चोट लगेगी। प्लीज आप मान जाओ। रुद्री ने रोने जैसे चेहरा बनाते हुए कहा। इससे पहले कि अभिलाष उसे कुछ कहता, उसका मोबाइल बजा। अभिलाष ने कॉल उठाया। रंभा जी ने कहा, अभी तुमने ट्रेन में बोर्ड करने के बाद में कॉल क्यों नहीं किया? अरे, तुम क्यों इतना जिद करते हो? शंकर बीमार था मगर हरी तुम्हें गाड़ी में आराम से ड्राइव करके 3 घंटे में स्कूल पहुंचा देता। ये फालतू का ट्रेन व्रेन के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ट्रेन मिडिल क्लास लोगों के लिए है। सिर्फ 200 किलोमीटर के लिए तुम बेकार में इतनी दिक्कत उठा रहे हो। माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे शंकर के अलावा कोई भी ड्राइवर पसंद नहीं है। अब मुझे सोना है। आज भी बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स, बस 2 घंटे का सफर है। सुबह से मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। गुड मॉर्निंग माँ। मतलब सुबह तो हो ही चुकी है, अभिलाष ने हंसते हुए कहा। तभी ट्रेन की रफ्तार बदली और अभिलाष गलती से बर्थ पर जा गिरा और अगले ही पल वह रुद्री के ऊपर था। इससे पहले कि अभिलाष संभल पाता, रुद्री ने गुस्से में उसे पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, व्हाट द हेल, आप क्या अपना बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना सकते? इतने भारी भरकम शरीर के साथ मेरे ऊपर गिर पड़े हो। अभिलाष ने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, ये मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है, और वैसे भी आप ऐसी कोई खूबसूरत हैं भी नहीं कि मेरा किसी भी तरह का एडवांटेज उठाने का मन करेगा। यू, हाउ डेयर यू। अंकल, आप मुझे इरिटेट मत करो, रुद्री ने अपने इंडेक्स फिंगर को अभिलाष के तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। इन्फ्लेडी, आप आराम से अपनी सीट पर जाओ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती आपको आपकी सीट पर पहुंचाना पड़ेगा। अरे यार, प्लीज इतने कठोर मत बनो, मुझे इसी बर्थ पर सोने दो। आखिर एक लेडीज की मदद करने में आपको पुण्य मिलेगा, रुद्री ने प्यारे से मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। नो मीन्स नो। औरतें वैसे भी मर्दों के बराबर होती हैं, बराबर का हक मांगती हैं, तो फिर स्ट्रोंग बनो। आप कोई सीनियर सिटीजन नहीं हो, उन्हें ढलती उम्र के साथ बहुत परेशानी होती है। आपका क्या है मैडम, आप तो जवान, तंदुरुस्त और काफी बोलने वाली हैं। प्लीज मुझे सोना है, आप अपनी सीट पर जाओ। अभिलाष ने अपने इंडेक्स फिंगर को रुद्री की सीट की ओर इशारा करते हुए थोड़ी जोर से रुद्री को कहा। थैंक गॉड, दूर दूर तक सारे यात्री खराटे लेकर सो रहे हैं। आपने तो औरतों की तरह झगड़ा करने में PhD कर रखी है। अगर मुझे गिरने की वजह से चोट लगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। रुद्री ने अपनी ऊपर वाली सीट पर जाते हुए बड़बड़ाकर कहा। पूरे आधे घंटे बर्बाद कर दिए। ओह गॉड, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था? अभिलाष ने अपने बर्थ पर सोते हुए कहा। रुद्री और अभिलाष अपनी अपनी सीट पर गहरी नींद में डूब चुके थे।
अचानक से अभिलाष को एक डरावना सपना दिखा। ये सपना उसे बचपन से आता था। अंधेरी कोठरी में ठंड से ठिठुर रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। वह बेहोश था। अचानक से अभिलाष की आंखें खुली और जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ तो देखा रुद्री ने करवट बदली और सीट से वह नीचे गिरने ही वाली थी कि अभिलाष ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रुद्री घोड़े बेचकर सो रही थी। अभिलाष बस एकटक मासूम रुद्री को देखता रहा। उसे उसने अपने बर्थ पर सुला दिया। अभिलाष ने अपने मन में कहा, कोई इतना बेखबर होकर कैसे सो सकता है? मुझे तो नशे में भी इतनी प्यारी नींद नहीं आती। तभी रुद्री का अलार्म बजा। वह हड़बड़ा कर उठी। अरे, मैं खडूस अंकल की सीट पर कैसे आ गई? रुद्री ने अपनी बड़ी बड़ी काली झील से गहरी आंखों को मसलते हुए कहा। वॉट नो सेंस, हाउ डेयर यू? मुझे आप अंकल कैसे बुला सकती हो? आपको नीचे गिरने देना चाहिए था। अभिलाष ने गुस्से में अपनी इंडेक्स फिंगर को रुद्री की तरफ दिखाते हुए कहा। अरे, आप इतनी छोटी उम्र में खडूस अंकल की तरह बातें करोगे तो क्या लोग आपको इस नाम से नहीं बुलाएंगे? आई डोंट लाइक चेंजेस, गो टू योर सीट, वगैरह वगैरह। और एक मिनट, क्या मैं गिरने वाली थी? देखा, मैंने कहा था न कि मैं गिर गई तो, रुद्री ने बहुत ज्यादा बहस करते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री का मुंह दबाते हुए कहा, जस्ट शट अप, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे, आप हटो, मेरा स्टेशन आने वाला है। और एक बात, यहाँ मिले हो अंकल, और अब कहीं नहीं मिलना। रुद्री ने अपना बैग टांगते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभिलाष को कमेंट मारते हुए कहा। इससे पहले कि अभिलाष कुछ कहता या करता, रुद्री फटाफट वहां से भाग खड़ी हुई। ट्रेन विशुपुरम स्टेशन पर रुकी। रुद्री एक दूसरे कंपार्टमेंट की गेट से धीरे से स्टेशन पर उतरी। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने ऐप के द्वारा एक कैब बुक कर ली थी। उस कैब में बैठी और कैब वाले से कहा, भैया, MSTG इंटरनेशनल स्कूल सबसे शॉर्टकट वाले रास्ते से पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। आपको रास्ता तो पता है ना? ऐप के चक्कर में मत रहना। इंटरनेट कनेक्शन नहीं मतलब गए काम से। बॉस, आपको रास्ता तो पता है ना? मुझे बेकार में कहीं भी लटकना और फंसना पसंद नहीं। ड्राइवर ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैडम, मैं यही पैदा हुआ और अब मेरी उम्र 35 साल है। यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। आप निश्चिंत रहो, आपको आराम से स्कूल पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर उसने गाड़ी को शॉर्टकट वाले रास्ते पर ले लिया। वहीं दूसरी ओर अभिलाष को रिसीव करने के लिए उसका पर्सनल असिस्टेंट प्रवीण ठाकुर स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। अभिलाष ने जल्दी से पार्किंग की ओर जाते हुए कहा, शॉर्टकट से चलो, मुझे सोना है। फालतू के लोगों की वजह से मैं आराम नहीं कर पाया। जी सर, बस आधे घंटे में मैं आपके रो हाउस में पहुंचा दूंगा। आप आराम से आंखें बंद करके सो जाइए। आपका आज का स्केड्यूल मैं आपको मेल कर दूंगा, प्रवीण ने कहा। ऑलराइट, अभिलाष ने गाड़ी के पीछे वाली पैसेंजर सीट पर आंखें बंद करके आराम करते हुए कहा। कैब में, भैया, स्कूल कैंपस में जो गर्ल्स हॉस्टल जिसे पेरिविंकल विंग के नाम से जाना जाता है, बस सीधे वही उतार देना, रुद्री ने ड्राइवर को कहा और रेक्टर को कॉल कर दिया। जी मैम, ड्राइवर ने धीरे से कहा। रेक्टर दीपा ने पूरी नींद में डूबे हुए कॉल को उठाया। हूँ, कौन बोल रहा है? बोलो, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया? दीपा, मैं मैथ्स की न्यू फैकल्टी रुद्री रॉय बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल मैम ने आपका नंबर मुझे इंटरव्यू के बाद दिया था। कहा था कि जब तक मुझे किराए का ढंग का घर नहीं मिल जाता तब तक मैं हॉस्टल के स्पेशल गेस्ट रूम में टेम्पररी तौर पर रह सकती हूँ। रुद्री ने दीपा को बात की पूरी बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मगर मैम, मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। आप एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लो, वो एक बार मुझे कह देंगी तो आप आराम से यहाँ गेस्ट रूम में रह सकती हो, दीपा ने थोड़ा रफ टोन में कहा। तभी कैब का टायर बर्स्ट हो गया। रुद्री के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ओह नो, अब क्या होगा? प्रोफेसर अद्विका सिंह अपने पिता ब्रिगेडियर शिव सिंह और माता डॉक्टर ईशानी सिंह की इकलौती बेटी हैं। अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तभी उसके पिता की बचपन की दोस्त मैथिली तोमर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव अद्विका के साथ लेकर आती है। ध्रुव तोमर बर्फीले पहाड़ की तरह शांत और निर्दयी है। ध्रुव औषधीय पौधों के कुशल वनस्पति शास्त्री हैं। अद्विका बहुत प्यारी और मिलनसार इंसान है। लेकिन अद्विका इस शादी के लिए तैयार नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके माता पिता उसे ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कैसे कह रहे हैं जिसे उसने कभी नहीं देखा। क्या ध्रुव और अद्विका का कोई अतीत है? क्या सारे राज खुल जाएंगे? क्या अद्विका ध्रुव के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जारी रखेगी? क्या ध्रुव अपने शांत स्वभाव और व्यक्तित्व से अद्विका के हृदय में प्रेम का दीपक जला पाएगा? प्रतिशोध की ज्वाला में क्यों जल रही है मैथिली? क्या मैथिली के पति डॉक्टर वरद तोमर अपनी प्यारी बहू अद्विका की मदद कर पाएंगे? अद्विका को मैथिली के प्रतिशोध की लपटों से कौन बचाएगा? ध्रुव, क्या हुआ? क्या सब ठीक है ना? अद्विका ने ध्रुव की चिंता करते हुए पूछा। हाँ, वो ध्रुव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। आप ये ब्लैंकेट क्यों धो रहे हो? अद्विका ने थोड़ा सा परेशान होते हुए पूछा। पानी गिर गया था। नहीं, वह चाय गिर गई थी। नहीं, वो कॉफी गिर गई थी। नहीं अद्विका, आपकी वजह से मेरा नीचे का अंडरगारमेंट वेट हो गया था, फिर उसकी वजह से ब्लैंकेट भी खराब हो गया, ध्रुव ने बड़े ही मासूमियत के साथ कहा।
मासूम से ध्रुव का चेहरा देखकर अद्विका ने बड़े ही प्यार से कहा, इट्स ओके माय लव। ध्रुव के हाथ से ब्लैंकेट छूट गया। ध्रुव ने अद्विका की कमर पकड़ी और उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया, फिर उसके अपने होठों को अद्विका के होठों पर रख दिया। अद्विका पूरी तरह से अलग ही दुनिया में खो गई। ध्रुव का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया था। वो अद्विका को पैशनेटली किस करने लगा। दोनों के तन बदन में एक जैसा ही आभास हो रहा था। आप ही मेरे सब कुछ हो, अद्विका ने ध्रुव के बालों को सहलाते हुए कहा। आप ही मेरी जान हो, मैं आप पर कुर्बान हूँ, ध्रुव ने अद्विका को गले पर किस करते हुए कहा। ध्रुव, आई लव यू, अद्विका ने मधोशी में कहा। आई लव यू। ओह अद्विका, अद्विका, ध्रुव ने अद्विका के पूरे बदन को सहलाते हुए कहा। बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ ध्रुव ने लगातार 7 दिनों तक हॉस्पिटल में अद्विका की देखभाल की। विराज, गीतिका, शिव, ईशानी, रिद्धि, मोक्षित, अजा बुआजी, इशिका, वरद, अखिलेश, कृषा, अमिताश, शेखर और दुर्गा शाम को अद्विका से 7 दिन तक लगातार आकर मिलते रहे। फिर अद्विका को डिस्चार्ज मिल गया। सिंह निवास, 7 दिन के बाद शाम का वक्त, सब लोग चुपचाप डिनर कर रहे थे। पापा, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी ध्रुव के साथ क्यों की? अद्विका ने बहुत दुखी स्वर में पूछा। ध्रुव आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी मोम की शादी वरद से तय हुई थी। वरद और ईशानी ने सेम मेडिकल कॉलेज से पाई की है। इनकी शादी कॉलेज के टाइम पर ही तय हो गई थी। फिर मैं आपकी मोम की लाइफ में आया। मैं ईशानी से बेपनाह मोहब्बत करता था। ईशानी ने अपनी शादी का मन वरद के साथ करने का बना लिया था। मेरा प्यार वन साइडेड था। धीरे धीरे आपकी मोम को मैंने अपने सच्चे प्यार के बारे में कन्विंस किया। आपकी नानी हमेशा मुझसे नफरत करती थी। फाइनली मेरा सच्चा प्यार जीत गया। ध्रुव का हाल बिल्कुल मेरे जैसा है। जब ध्रुव मुझसे पहली बार मिला तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। ध्रुव मेरा अक्स है। मैं उसकी सच्ची मोहब्बत के सामने पिघल गया। माइत्री मुझे स्कूल टाइम से चाहती थी। उसका प्यार एक थोपा हुआ प्यार था। मैंने उसे बहुत पहले मना कर दिया था, मगर वह अपने ख्यालों की दुनिया में मुझे अपना सब कुछ मानती थी। उसने कभी भी मेरी और ईशानी की मोहब्बत को नहीं समझा। उसका एक ही मकसद है, सिर्फ बदला लेना। वरद बहुत नेक इंसान है। उन्होंने मेरे और ईशानी के रिश्ते को पूरे दिल से माना। आई होप कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बेटा, आई लव यू। मैंने आपको जानबूझकर प्रॉब्लम में नहीं डाला है, शिव ने नम आंखों से कहा। ईशानी एकदम चुप थी। सबने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अद्विका वॉशरूम में नहाने चली गई। ध्रुव वॉशरूम में घुस गया। उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए चूमने लगा। अद्विका के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। अद्विका को देखते ही वो उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ से अद्विका को सहलाने लगा। उसे वॉशरूम की दीवार के पास ले जाकर उसके गले पर धीरे धीरे किस करने लग गया। ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब आपने मुझे अपना मान लिया। अद्विका ने हाँ मैं सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। अद्विका की आह निकल रही थी। वही दूसरी और ध्रुव के शरीर का तापमान बढ़ गया था। फिर धीरे धीरे वह अपने हाथ से अद्विका के बाल को सहलाने लगा। अद्विका ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों को ध्रुव की पीठ पर गड़ा दिए। ध्रुव ने अद्विका के कान में धीरे से अपनी प्यारी आवाज में कहा, बहुत दर्द होगा, क्या आप सह पाओगी? मैं एक बार शुरू करूंगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अद्विका ने धीरे से शर्माते हुए कहा, मैं सह लूंगी, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अद्विका की आह निकल गई। अद्विका का सारा बदन प्यार के मीठे दर्द से टूट रहा था। फिर ध्रुव को कसके अद्विका ने पकड़ लिया। उसका पूरा बदन पानी की लहरों की तरह मचल रहा था। ध्रुव के मुंह से आह निकल रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत आनंद महसूस हो रहा था। अद्विका को अनंत आकाश मिल जाता है। वह दोनों दो जिस्म एक आत्मा बन जाते हैं। अद्विका के साथ ध्रुव काफी देर तक लिप्त रहता है। अद्विका ने थकान भरी आवाज में कहा, ध्रुव अब मैं लेटना चाहती हूँ। धीरे से अद्विका के माथे को किस करते हुए ध्रुव ने कहा, इतनी जल्दी आप कैसे थक सकती हो? चलो बेडरूम में चलते हैं। उसे हाथों में उठाकर ध्रुव ने अद्विका को धीरे से बेड पर रख दिया। फिर वो अद्विका को कंबल से ढककर कहता है, आराम से सो जाओ। आप ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अद्विका धीरे से अपने शरीर के नीचे देखकर बोलती है, यहाँ दर्द हो रहा है। ध्रुव अपने कमर पर टॉवल लपेट लेता है। ध्रुव ने अद्विका के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए उसे धीरे धीरे मसाज किया। ध्रुव अपने मोबाइल पर एक गाना बजाता है, पल पल दिल के पास, तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास, ये कहती हो पल पल। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ। तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा, पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी, तेरे गीत गाती है पल पल। फिर अद्विका ने शर्मा कर कहा, आई एम फाइन, थैंक्स। फिर भी ध्रुव नहीं मानता और वह जैसे ही अद्विका को थोड़ा गहराई से मसाज करता है तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ध्रुव को बहुत बेचैनी हो रही थी। वह खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ध्रुव फिर से अद्विका को अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खो जाते हैं। अद्विका ने धीरे से कहा, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। आपने मुझे फिर से। अद्विका नहाने जाती है।
ध्रुव को नींद नहीं आती। ध्रुव बेचैन हो रहा होता है। रात भर वो अद्विका को प्यार करता रहता है। अद्विका पूरी नींद में होती है, लेकिन उसकी आनंद की चरम सीमा का पारावार नहीं होता। सुबह सुबह के 5 बजे का अलार्म बजता है। अद्विका उठती है, लेकिन ध्रुव उसे अपने सीने से लगा लेता है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तैयार होना है। अद्विका ने बहुत ही प्यार से ध्रुव के सीने पर हाथ फिराते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ध्रुव ने अद्विका के माथे को प्यार से चूमा और कहा, तुम कितनी प्रैक्टिकल हो। हाँ, कैसे भूल सकती हो मुझे और मेरे प्यार को। मेरे साथ आज पूरे दिन रहो। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब आप मुझसे 1 हफ्ते तक दूर रहो। अद्विका ने धीरे से कहा, मैं आपसे 1 सेकंड भी दूर नहीं रह सकता, चाहे जो हो जाए। आप ये बात समझ लो, ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा। फिर उसने अद्विका के बदन को देखा और दुखी होकर बोला, मुझे माफ कर दो, आपको बहुत चोट पहुंचाई है। मैं आपको नहीं छूऊंगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। थोड़ी देर बाद अद्विका वॉशरूम में गई और ब्लैक कलर का सिल्क और लेस वाला सेक्सी नाइट गाउन पहनकर बाहर आई। 10 मिनट बाद ध्रुव ठंडे पानी से नहाकर वॉशरूम से बाहर आया। अद्विका गहरी नींद में सो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा तकिए से छुपा हुआ था। अद्विका के चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान थी। ध्रुव उस समय अद्विका को किस करने के लिए मचल रहा था। ध्रुव ने धीरे से कहा, मेरी प्यारी खरगोश अद्विका के कितने चेहरे हैं, आप और कितने राज छुपा रही हो। आप कब मुझ पर पूरा विश्वास करोगी। ध्रुव ने अद्विका को अपनी बाहों में भर लिया। अद्विका के बदन में बहुत गुदगुदी हो रही थी। अद्विका को अपनी बाहों में लेकर उसे बहुत सुकून मिला। वो अद्विका को किस करने लगा। अद्विका को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी। तभी अद्विका के स्टडी टेबल पर रखा मोबाइल बजता है। अद्विका ने कहा, ध्रुव मुझे जाने दो, कोई जरूरी कॉल होगा। ध्रुव ने मदहोश करने वाली आवाज में कहा, मुझसे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। तभी ध्रुव उठकर अद्विका का मोबाइल देखता है। अद्विका के मोबाइल पर अमिताश का नाम फ्लैश हो रहा होता है। ध्रुव गुस्से से तमतमा उठा और उसने मन में कहा, अमिताश तुम क्यों मेरी अद्विका के पीछे पड़े हो। वो सिर्फ मेरी है, तुम अगर नहीं माने तो तुम्हें बहुत। चैप्टर 2 यू आर शेमलेस। क्या हुआ मैम। हेलो हेलो, दीपा ने कहा। हाँ, वो दीपा, मेरी कैब का टायर बर्स्ट हो गया है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं। रुद्री ने अपना सिर एक हाथ से पकड़ते हुए कहा। उसका दिल रोने का कर रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कमजोर दिल वाले रोते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसे। मजबूत दिल का बनना चाहिए। मैम, आपको जो करना है वो करो। अगर आज प्रिंसिपल मैम मुझे आदेश दे देंगी तो आप आराम से गेस्ट रूम में रह सकती हो, दीपा ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। अरे सुनो तो, रुद्री ने मोबाइल की ओर देखते हुए कहा। अब क्या करूं, रुद्री ने रुआंसी आवाज में कहा। मैम, आप दिल छोटा मत करो। वो देखो सामने से एक कार आ रही है, आप लिफ्ट मांग लो। कैब ड्राइवर ने सामने से एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार की ओर इशारे करते हुए कहा। रुद्री झट से कैब से उतरी और अपने दोनों हाथों से कार को रोकने का इशारा किया। प्रवीण ने अचानक से कार के सामने एक खूबसूरत औरत को देखा तो गाड़ी रोक दी। अभिलाष की नींद खुल गई। क्या हुआ, अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। सर, वो एक लेडी है, उसे लिफ्ट चाहिए, प्रवीण ने धीरे से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या मुसीबत है, गोम स्टेशन से मनहूसियत साथ ही नहीं छोड़ रही है। अभिलाष ने गाड़ी के बाहर अपना सिर निकालकर उस युवती पर नजर डालने की कोशिश करते हुए कहा। तभी उन दोनों की नजरें मिली। तुम, अभिलाष ने शोकर होते हुए कहा। ओह नो, आप, रुद्री ने अपने होठों पर अपने हाथ को रखते हुए कहा। प्रवीण, गाड़ी चलाओ, किसी को भी लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, अभिलाष ने गुस्से में कहा। सर प्लीज, आप मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी कैब का टायर फट गया है, रुद्री ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सर, खून, प्रवीण चलो, अभिलाष ने रुद्री को अनदेखा करते हुए कहा। सॉरी सर, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, रुद्री ने अपने दोनों कानों को पकड़कर माफी मांगने का नाटक करते हुए कहा। यू आर सच अ ड्रामा क्वीन, तुम कितनी नौटंकी करती हो, अभिलाष ने इरिटेट होते हुए कहा। सर, मैं सच में सॉरी बोल रही हूँ, दिल से, मुझे नौटंकी करनी नहीं आती, रुद्री ने अपने सच्चाई को प्रूव करने की कोशिश करते हुए कहा। नो मीन्स नो, चलो प्रवीण, अभिलाष ने रुद्री को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं आपकी गाड़ी के आगे से नहीं हटूंगी। अरे, आप इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो, ये जगह इतनी सुनसान है, दूर दूर तक किसी का भी कोई अता पता नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो। सर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, रुद्री ने कार के आगे आकर गाड़ी का रास्ता रोकते हुए कहा। सर, अब अंकल नहीं कहोगी। हाँ, तुम जैसी औरतों का यही प्रॉब्लम है, काम निकालने के लिए किसी की भी बूट लीकिंग करने लगती हो। स्वाभिमान नाम की चीज तुम जैसे लोगों में नहीं होती है। मुझे कोई एक बार ना कर दे तो फिर मैं उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता हूँ। यू आर शेलेस, अभिलाष ने घृणा की दृष्टि से कहा। रुद्री खून के घूंट पीकर रह गई। उसने धीरे से कहा, बात जब बलात्कार जैसी सिचुएशन में पहुंचने वाली हो तो मैं स्वाभिमान का तुनतुना नहीं बजाऊंगी,
ये कैब ड्राइवर भला आदमी है, पर ये कितनी देर मेरा साथ इस वीराने में देगा? आप अगर मुझे लिफ्ट दे देंगे तो मैं इस सुनसान एरिया से सेफली बाहर जा सकूंगी। तुम्हारे तेवर कम नहीं हुए, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मतलब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, फिर भी शान रजवाड़ों वाले हैं। एक और बात, तुम हम दो मर्दों पर कैसे भरोसा कर सकती हो? क्या पता जिस चीज से तुम बचना चाहती हो वो हम दोनों मिलकर, मेरा मतलब समझ रही हो या नहीं? हूं। अभिलाष ने अपने हमेशा के क्रूर अंदाज में कमेंट मारते हुए कहा, सर मैं आप दोनों पर इसीलिए भरोसा कर रही हूं क्योंकि आपको तो मैं ट्रेन में समझ चुकी हूं। ये आपके एम्प्लॉई हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जैसे ही होंगे। रुद्री ने थककर अपने सूटकेस पर बैठते हुए कहा, मेरे बारे में तुम क्या समझी हो? अभिलाष ने तुरंत सवाल किया। यही कि आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पॉजिटिव सेंस में। आप गलती से मेरे ऊपर गिरे थे, तब आप तुरंत संभल गए। सोने के बाद मैं ऊपर वाले बर्थ से नीचे गिरने वाली थी, तब आपने मुझे संभाल लिया और कहीं भी बैड टच नहीं किया। इसका मतलब आप मेरी तरह अपनी दुनिया में मस्त हैं। सर, मैं रुद्री रॉय, सीनियर सेकेंडरी मैथ्स फैकल्टी ऑफ MSTG इंटरनेशनल स्कूल, विशुपट्टा सिटी, आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। सर, रुद्री ने बहुत परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभिलाष से मिन्नत करते हुए कहा। अभिलाष ने जैसे ही अपने स्कूल का नाम सुना, उसके एक्सप्रेशन बदल गए। अपनी पहचान को हमेशा की तरह छुपाते हुए उसने कहा, ओके, मैं आपको लिफ्ट दे रहा हूं, मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? रुद्री ने जल्दी से अपना सामान गाड़ी में रखने की कोशिश करते हुए कहा। आपको मेरे साथ पीछे बैठना पड़ेगा, अभिलाष ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस अंदाज में कहा। पहले आप इनसे डिक्की खोलने के लिए कहिए, रुद्री ने प्रवीण की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा करते हुए कहा। प्रवीण, डिक्की खोल दो, अभिलाष ने सामने देखते हुए कहा। रुद्री ने अपना सूटकेस डिक्की में खुद रखा और अपना लैपटॉप बैग लेकर अभिलाष में बगल में बैठ गई। रुद्री ने बैठते ही अभिलाष से कहा, सर आपने मुझे पीछे बैठने के लिए क्यों कहा? इसी वजह से, अभिलाष ने अपनी आंखें बंद करके विंडो के ऊपर अपना सिर रखते हुए कहा। किस वजह से? रुद्री ने सवाल करते हुए पूछा। मिस बडबड, आप चुप रहने का क्या लेंगी? अभिलाष ने चिढ़ते हुए आंखें बंद रखकर कहा। सर, मैं बहुत कम बोलती हूँ। जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने आप थोड़ा लिमिट से बाहर मुंह से बातें निकल जाती हैं, पर क्या फायदा? आपके तो दिमाग में जो इम्प्रेशन बन जाता है वो एक कंक्रीट की तरह सेट हो जाता है, रुद्री ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। आपको उतरना है क्या? अभिलाष ने रुद्री को हल्का सा धमकाते हुए कहा। नहीं, मुझे स्कूल कैंपस में जाना है, रुद्री ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम्हारे इतना ज्यादा बोलने पर प्रवीण डिस्टर्ब हो जाता, मैंने इसीलिए तुम्हें पीछे बैठने को कहा है। नाउ कीप क्वाइट, अभिलाष ने गुस्से में कहा। कितना नक चढ़ा है, क्या ईश्वर, इस घटिया इंसान की मुझे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। इतना अगडू है कि मत पूछो। मेरा मन कर रहा है कि इसका यही खून कर दूं। अपने आप को कहीं का किंग समझता है, पता नहीं अपने बारे में इतनी गलतफहमी पाल कर कहाँ जाएगा। ब्लडी इडियट अंकल, रुद्री ने अपने नाखूनों को खाते हुए अपने मन में कहा। क्या तसल्ली हो गई मुझे मन ही मन गाली देकर? अभिलाष ने अपनी आंखें बंद रखे हुए पूछा। नहीं सर, आप तो महापुरुष हैं, मैं भला आपको क्यों गाली दूंगी? आप भी कितना नेगेटिव सोचते हैं। ट्रस्ट मी, महादेव की सौगंध, जो मैं किसी इंसान में बारे में बुरा सोचूं। रुद्री ने अपने कंठ पर हाथ लगाकर कसम खाते हुए कहा। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तुम बात को बखूबी घुमा लेती हो। तुम्हें मैथ्स का फैकल्टी नहीं, टीवी रिपोर्टर होना चाहिए, अभिलाष ने रुद्री को कमेंट मारते हुए कहा। महादेव, बच गए, एकदम कसाई है। ऊपर से ये सबके औरा को भी सेंस कर लेता है। मैं अब प्रिंसिपल मैम को फोन कर लेती हूँ। हाँ, फोकस, रुद्री ने अपने मन में कहा। रुद्री ने कॉल किया, मगर प्रिंसिपल मैम का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। रुद्री बहुत परेशान हो गई। अगर वो पेरेंट्स को फोन करके अपनी सिचुएशन बताएगी तो माँ और पापा उसे वैसे भी वापस बुलाने का बहाना ढूंढ रहे थे। वो बहाना उन्हें मिल जाएगा। रेक्टर ने साफ कह दिया था कि प्रिंसिपल मैम के वर्बल कॉल पर ही वो रुद्री को गेस्ट रूम में रहने देगी। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, कोई तो उपाय होगा। प्रिंसिपल मैम का फोन रीचेबल नहीं है। अब मैं इस नए शहर में कहाँ जाऊं? प्रवीण बहुत देर से रुद्री को बहुत परेशान हालत में देख रहा था। प्रवीण ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रुद्री से नहीं रहा गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या बताऊं? ये MSTG इंटरनेशनल स्कूल, विशुपट्टा सिटी, एक मनहूस स्कूल है। मैं यहाँ परेशान हालत में हूँ। मुझे एक गाजर मूली से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रही है। मैंने उस रेक्टर को कॉल किया तो कहती है कि प्रिंसिपल का अप्रूवल चाहिए। फिर उसने कॉल कट कर दिया।
प्रिंसिपल का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। अरे ये ऐसे अमीरों के स्कूल में फैकल्टी एक तुच्छ प्राणी होती है। मैं बेकार ही यहाँ आई, अपने घर के पास नौकरी ढूंढ कर वही काम करना चाहिए था। अभिलाष ने एकदम रिलैक्स मोड में कहा, सही है, हमेशा पेरेंट्स के पास रहना चाहिए, स्पेशली कमजोर दिल वाली लड़कियों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपका मन करे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और चैप्टर 3 रुद्री में मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यार ये कितनी बकवास करता है, एकदम हैवान है, रुद्री ने अपने मन में कहा। गाड़ी में एकदम शमशान घाट जैसी शांति थी। अभिलाष के शैतानी दिमाग में काफी देर से एक आइडिया चल रहा था। उसने प्रवीण से कहा, प्रवीण तुम क्यों नहीं इन्हें रहने की जगह बता देते हो? तभी प्रवीण ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आपके रहने के लिए एक जगह मैं बता सकता हूँ। सच्ची? थैंक यू, कहाँ है वह जगह? रुद्री ने अपने दोनों हाथों से खुशी के मारे ताली बजाते हुए कहा। उस जगह के बारे में जो सर आपके बगल में बैठे हैं वो बताएंगे, प्रवीण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या पिंग पोंग बॉल की तरह ये दोनों पागल मुझे ट्रीट कर रहे हैं? क्या दिन आ गया है, हर किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। महादेव प्लीज लाज बचाओ, रुद्री ने अपने मन में कहा। देखिए मुझे हर अमीर आदमी से बहुत नफरत है। वे लोग इंसान को इंसान नहीं, एक सामान समझते हैं। आप लोग मुझे मेरी तरह सामान्य लोग लग रहे हो। मेरी सैलरी सिर्फ 40,000 रुपए है। मैं 10,000 मतलब 10,000 से एक पैसा भी ज्यादा रेंट पर नहीं खर्च कर सकती। तो सर आपके दिमाग में ऐसा कोई किराए का मकान है क्या? रुद्री ने अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। अभिलाष ने बिना देर किए हुए पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आम आदमी या मिडिल क्लास लोग आप जैसे लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे? तभी सामने से एक कुत्ता आया। उसे बचाने के लिए प्रवीण ने अचानक से ब्रेक लगाया। रुद्री का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे पीछे वाली सीट पर लेफ्ट साइड की ओर गिर गई। अभिलाष की गोद में रुद्री का सिर था। अभिलाष के तन बदन में करंट सा महसूस हुआ। वो एजुकेशन सेक्टर का लीडिंग प्रोफेशनल था। दिन रात कई खूबसूरत औरतों से घिरा रहता था, पर उसे कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, ऐसा क्या है तुम में? जब से तुम्हें ट्रेन में पहली बार देखा है बस तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, मुझे अपनी लाइफ में कमजोरी नहीं चाहिए। क्या तुम एक सीडिप्रेस हो? क्या बकवास है, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जी करता है कि तुम बस ऐसे ही नो अभिलाष डोंट थिंक लाइक दिस। तभी रुद्री ने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से अभिलाष की गोद से अपना सिर उठाया और कहा, सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब है कि अचानक से ब्रेक लगने की वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाए। आई एम सॉरी को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लो। हमेशा गलती करती हो, उसे प्ले कर देना, टाइम और एनर्जी बचेगी। अभिलाष ने अपने पैंट को ठीक करते हुए कहा। कितना चिकू और चीप आदमी है। महादेव, इसे आपने कौन से मुहूर्त में बनाया था? हर वक्त अंगारे बरसाता है, खूंखार जानवर कहीं का। रुद्री ने अभिलाष के कटाक्ष कमेंट के बारे में सोचते हुए मन में कहा। मेरी जीभ फिर से कट गई। क्या तुमने मुझे अपने मन में गाली दी या फिर से कोसा? अभिलाष ने रुद्री की ओर एकटक से देखते हुए कहा। नो सर, बिल्कुल नहीं, आप तो मेरे लिए एंजल हैं। आपने और प्रवीण जी ने मुझे उस घने जंगल में मरने से बचा लिया। मैं कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकती हूँ? नो ऑफ कोर्स नॉट। सर मुद्दे पर आते हैं प्लीज। आप जो रेंटल पर घर दिलवाने की बात कर रहे थे, आप मुझे क्या 10,000 रुपए के रेंट वाला घर दिलवा सकते हैं एक अच्छी लोकेलिटी में? हाँ, रुद्री ने आशावादी नजरों से अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। अभिलाष उन नजरों को देखते ही पागल सा हो गया। उसने मन में कहा, तुम क्यों इतनी मासूम हो यार? इस दुनिया में जहाँ लोग इतने शातिर हैं, तुम कैसे इतनी सिंपल और क्यूट हो सकती हो? मुझे तुमसे बहुत दूर रहना होगा। तुम में बहुत खिंचाव है, तुम में गजब की मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। एकदम आयरन पार्टिकल्स जैसे मैग्नेट को चिपक जाते हैं। तुम्हें देखते ही तुमसे बस यूं ही चिपके रहने का दिल करता है। ओह नो, आई कांट बेयर दिस। सर आप क्या आंख खोल कर सोते हैं? सर क्या मुझे मेरी बजट के हिसाब से घर मिलेगा? रुद्री ने अपनी दो प्यारी कोमल उंगलियों से धीरे से अभिलाष के कंधे को टच करते हुए पूछा। अभिलाष को लगा जैसे बस वो रुद्री को अपनी बाहों में भर ले और घंटों उसे पैशनेटली किस करता रहे। रुद्री की प्यारी से आवाज सुनकर और उसकी छुयन के कारण वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। पॉइंट नंबर 1, मैं आंख खोल कर नहीं सोता। पॉइंट नंबर 2, आपका बजट बहुत कम है। एक अच्छी लोकेलिटी तो दूर की बात है, आपको एक घटिया लोकेलिटी में भी इस बजट में घर मिलना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, आपको मिडिल क्लास लोगों पर क्यों इतना भरोसा है? अभिलाष ने कई सारे टारगेटेड पॉइंट्स बोलते हुए रुद्री से कहा। ओके, आई एम सॉरी, मुझे पता चल गया है कि आप आंख खोल कर नहीं सोते हैं। प्लीज कुछ एडजस्ट करके मुझे इसी बजट में घर दिलवा दीजिए। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसीलिए उनमें एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है। अमीर तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं,
इसीलिए वे लोगों को डिक्टेट करते हैं। एक डिक्टेटर के पास एम्पैथी तो दूर की बात है, उनके पास तो सिंपैथी भी नहीं होती है। अमीरों को बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना आता है। खैर, हमें इन सब से क्या लेना देना है। आप सिर्फ मुझे एक अच्छा, सस्ता और टिकाऊ रेंटल घर दिलवा दीजिए, रुद्री ने सारे पॉइंट्स पर गौर करके उत्तर देते हुए कहा। अभिलाष के दिमाग में बहुत सारा फितूर चल रहा था। उसने अपने हर मंसूबे को अंजाम देने की प्लानिंग कर ली थी। प्रवीण उसके बचपन का दोस्त था, वो उसके रग रग से वाकिफ था। सिर्फ अभिलाष के आंखों के एक इशारे पर वो सब कुछ समझ जाता था। अभिलाष ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं जहां पर किराए पर रहता हूं, तुम वहां रह सकती हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। सर, आप बहुत अच्छे हैं, हालांकि मुझे एक बात आपके बारे में कहनी है। आपका नाम शर्त होना चाहिए। आप हर बात पर शर्त रखते हैं। खैर, मरता क्या न करता, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी हो रहा है उसे मानना ही पड़ेगा। अच्छा तो बताइए कि आपकी कौन कौन सी शर्तें हैं, रुद्री ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा। मेरी मकान मालकिन बहुत रिच लेडी है, उनका रो हाउस बहुत बड़ा है। मैं फिलहाल वहां अकेला रहता हूं। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं, तुम फर्स्ट फ्लोर पर रह सकती हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम आधा आधा शेयर करेंगे। हम दोनों का खाना तुम्हें बनाना होगा। अभिलाष अभी अपनी शर्तों की लिस्ट को कह रहा था कि रुद्री ने बीच में उसे टोका। हम दोनों का खाना मैं किस खुशी में बनाऊंगी, रुद्री ने अपने राइट हाथ को सवालिया अंदाज में घुमाते हुए पूछा। इसीलिए मैडम, क्योंकि तुम सिर्फ 10,000 रुपये किराया दोगी। उस घर में पूरे अमीनिटीज के साथ एक रूम का रेंट 20 के है। मैं अपनी काम वाली बाई को हटा दूंगा, उसे मैं 8 के देता हूँ। वो रो हाउस की सफाई, मेरा लॉन्ड्री का काम और मेरे तीनों टाइम का खाना बनाती है। मेरे 20 के तुम्हारे 10 के और तुम्हारे बचे हुए 10 के को मैं पे कर दूंगा। कॉस्ट कटिंग करके अभिलाष ने मौका पाकर प्रवीण को आंख मारा और सीरियस होकर रुद्री की ओर देखकर कहा, यह बहुत कॉस्टली है, ऊपर से इतना सारा काम करूंगी तो पाऊंगी कब। नहीं सर, मुझे आप कोई और घर दिलवा दो, रुद्री ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। अभिलाष को बहुत कसकर हंसी छूट रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अभिलाष ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है, फिर फ्लैट सर्च ऐप से तुम खुद ही ढूंढ लो। 15 मिनट में हम दोनों तुमको स्कूल कैंपस में ड्रॉप कर देंगे। रुद्री ने कुछ सोचा और मन ही मन कहा, वो रेक्टर बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। प्रिंसिपल मैम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वैसे भी गेस्ट रूम को तो 1 महीने बाद खाली करना पड़ेगा। ये रो हाउस विद कुकिंग सही डील है, मुझे हाँ कह देना चाहिए। प्रवीण ने एक आदमी को गलत ड्राइविंग के लिए वार्न करते हुए गाड़ी का हॉर्न बजाया। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। ओके सर, मुझे मंजूर है, रुद्री ने अभिलाष को थम्स अप दिखाते हुए कहा। मेरी शर्तें अभी भी बाकी हैं, अभिलाष ने अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए अपना चेहरा एकदम बिना एक्सप्रेशन के रखते हुए कहा। रुद्री ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए लंबी सांस लेते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सर, ऑलरेडी मैं शर्तों के बोझ तले बहुत ज्यादा दब गई हूं, अब तो सीधे मौत ही आ जाएगी। ठीक है, तो तुम उतर जाओ, अभिलाष ने अपने दोनों हाथों को गुंथकर अपने थाइस पर रखते हुए कहा। रुद्री ने मन में कहा, महादेव, ये आदमी नहीं कसाई है, आपने मुझे कहां फंसा दिया। चैप्टर 4 आई वॉन्ट टू किस यू। रुद्री ने अपने मन के दर्द को दबाते हुए अभिलाष की ओर देखा। सर, आप अपनी बाकी शर्तें भी बता दीजिए। देयर आर नो फ्री लंचेस। मैं आपकी सभी शर्तें सुनने के लिए तैयार हूँ, रुद्री ने अपनी लिटों को कान के पीछे करते हुए कहा। प्रवीण ने अपने मन में कहा, क्या यार अभिलाष, कितनी प्यारी लड़की है, तूने उसका भी जीना हराम कर दिया, हद है यार। अभिलाष ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी बाकी की शर्तें सुनो। तुम हमारे हाउस में किसी को भी इनवाइट नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में 8 बजे तक घर के अंदर आना होगा। अगर लेट हो गई तो होटल या फिर अपने दोस्त के घर पर सोना होगा। अगले दिन तुम घर खाली करके उस दोस्त के यहाँ परमानेंटली रहने चले जाना। टीवी नहीं है, गाना लो वॉल्यूम पर सुनना, बेस्ट होगा कि हेडफोन लगा कर सुनो। तुम्हारे किसी भी तरह के गेस्ट अलाउड नहीं है। क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर है। ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग मेरी जिम्मेदारी और फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मुझे ओसीडी है, मैं इंस्पेक्ट करूंगा। अगर तुम्हारी क्लीनिंग ठीक नहीं हुई तो तुम्हें फिर से क्लीन करना पड़ेगा। तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। मेरा नाम मिस्टर सेन है, तुम मुझे सेन सर बुला सकती हो। जिस स्कूल में तुम एसएससी फैकल्टी हो, उसी स्कूल में मैं क्लास 12 का सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल पर आपकी सारी शर्तें रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर मेरे पेरेंट्स आएंगे तो वह कहाँ रहेंगे। रुद्री ने जानबूझकर अभिलाष को इरिटेट करने के लिए कहा। अभिलाष ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें किसने रिक्रूट जॉब पर रखना किया है। तुम्हारे पास रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है। तुम उनके साथ जाकर होटल में रहना, सिंपल। अपना घर होते हुए भी, रुद्री ने बहस करते हुए कहा। तभी ओलेंडर सोसाइटी में रो हाउस नंबर 304 के अंदर जाकर गाड़ी रुकी। पूरा रो हाउस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कंट्रोल था। वो घर फुल्ली एक्सपोर्टेड था। अभिलाष ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, जो हॉस्टल के रूल्स होते हैं
वह सेम रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है, बातें कम और काम ज्यादा करो। प्रवीण ने रुद्री का बैग निकालने में मदद की। रुद्री ने बड़े ही प्यार से कहा, थैंक यू, पता नहीं आप कैसे इस जल्लाद के साथ काम करते हो, सच में यह एक खड़ूस सुपरवाइजर है, कितना घमंडी इंसान है। प्रवीण, आप मेरे लिए प्लीज घर ढूंढते रहना, मुझे जैसे ही कोई अच्छा किराए का मकान मिल जाएगा तो मैं इस जेल से आज़ाद हो जाऊंगी। प्रवीण ने रुद्री को समझाते हुए कहा, सेन सर बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल के 12th स्टैंडर्ड के सुपरवाइजर हैं। बड़े बच्चे बहुत शैतान होते हैं, सर से ऑलमोस्ट सारे बच्चे डरते हैं। हाँ, सेन सर डराने की ही चीज है, जैसे लोग अपने छोटे बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि डायन आ जाएगी, सो जा, वैसे ही MSTG इंटरनेशनल स्कूल विशुपट्टा सिटी में बच्चों को सेन सर का नाम लेकर डरा सकते हैं। हा हा हा, रुद्री ने प्रवीण के हाथों पर ताली मारते हुए कहा। प्रवीण भी जोर जोर से हंस रहा था। वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि अभिलाष उन दोनों की बातें सुन रहा था। रुद्री और प्रवीण लिविंग रूम में गए। वहां प्रवीण ने कार की चाबी रख दी और रुद्री को उसका कमरा दिखा दिया। रुद्री अपने कमरे में चली गई। प्रवीण ने उसे बाय कहा और अभिलाष के कमरे में चला आया। अभिलाष, ये सब क्या है? तू इस तरह से उसे क्यों टॉर्चर कर रहा है? प्रवीण ने अभिलाष के स्टडी टेबल पर बैठते हुए कहा। उसे मिडिल क्लास वाला पूरा फील कराने के लिए। जब मैं उससे TTMM करवाऊंगा तभी तो उसे यकीन होगा कि मैं भी उसकी तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूं। अभिलाष ने एक लंबी सांस लेते हुए अपना टी-शर्ट और लोअर्स पहनते हुए कहा। TTMM? प्रवीण ने अभिलाष की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। याद है, स्कूल के दिनों में हम लोग इस टर्म को इस्तेमाल करते थे, तेरा तू मेरा मैं, TTMM। सब पार्टी में अपना पैसा खुद पे करो, सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैं और वो बिजली एक साथ यूज करेंगे, इसीलिए हम दोनों उसे मिलकर भरेंगे। अभिलाष ने अपने बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहा। तू सच में बहुत जिद्दी है। मेरी पूरी पढ़ाई का सारा खर्च अंकल और आंटी ने किया। तूने मुझे अपने भाई की तरह बेशुमार प्यार दिया। अंकल और आंटी के यहाँ पापा एक मामूली से क्लर्क थे। मुझे कभी भी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। पापा के देहांत के बाद तूने मुझे परमानेंटली अपने पास ही रख लिया। यार, तू क्या वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वो घटिया आदमी है जो एक अकेली लड़की के ऊपर कई सारे शर्तों का बोझ डालकर एंजॉय कर रहा है? तू कब तक उससे सच्चाई छुपाएगा? प्रवीण ने अपनी मन की सारी बात अभिलाष से शेयर करते हुए कहा। तू मेरा भाई है, ये तो तेरी फालतू की जिद है कि तू पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहता है, ऊपर से मुझे सर कहकर और नाटक में 4 चांद लगाता है। प्रवीण, ये लड़की बहुत प्यारी है, इसीलिए मैं इसे उस काम में लाना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि ये सही रहेगी। अभिलाष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मुझे तो काफी पहले ही शक हो गया था, पर शायद ये प्लान फेल हो जाए। 5 बज चुके हैं और 1 घंटा सो जा, फिर रेडी हो जाना, मैं तुझे स्कूल ले चलूंगा। तू बहुत अजीब है, हमेशा की तरह सब बोर्ड मेंबर्स सुबह के 10 बजे को आएंगे। पता नहीं तुझे हमेशा स्कूल में सुबह के 7 बजे जाने की क्या बीमारी है? प्रवीण ने अभिलाष के बेडरूम से बाहर निकलते हुए कहा। रुक जा, यहीं सो जा, अभिलाष ने प्रवीण को पीछे से आवाज देते हुए कहा। पागल मत बन, उसने अगर देख लिया तो तू उसे क्या कहेगा, क्या बहाना बनाएगा? मैं तेरे अंडर काम करने वाला एक मामूली आदमी हूँ। हमारे हमेशा के ड्रामे के हिसाब से चल, मैं फ्लैट पर जा रहा हूँ। आज शाम को अगर पीने का मन हो तो आ जाना, मैं 1 घंटे बाद तुझे लेने आऊंगा। बाय। प्रवीण ने हाथ हिलाकर बाय किया और डोर बंद करके चला गया। अभिलाष के अंदर का शैतान जाग चुका था। अभिलाष के सारे घरों, सभी ऑफिस, सभी स्कूलों में कई कैमरे लगे हुए थे। सब कुछ IoT से कनेक्टेड था। उसने बिना देर किए हुए अपने मोबाइल पर ऐप ऑन किया और रुद्री के कमरे के अंदर की एक्टिविटी को देखने लगा। रुद्री बड़े से बेड पर पेट के बल सोई हुई थी। वो एक क्यूट सी डॉल लग रही थी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम इतनी प्यारी नींद कैसे सो सकती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मगर एक बात है, जब तुम चुप रहती हो तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अभिलाष ने इंटरकॉम पर कॉल किया। रुद्री के बेड के बगल में रखे साइड टेबल पर फोन बजा, मगर रुद्री घोड़े बेचकर सो रही थी। मतलब वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिलाष ने इस बात को ईगो का मुद्दा बना लिया। वो पागलों की तरह कॉल करता रहा। रुद्री के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिलाष ने फोन का रिसीवर जोर से पटकते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये लड़की कितना सोती है। उसे रिंग जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि फोन की घंटी उसके लिए लोरी का काम कर रही हो। अभिलाष ने धीरे से बुदबुदाते हुए रुद्री को मोबाइल पर देखकर कहा, ओह, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तुम में कुछ तो ऐसा है जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। आई थिंक आई एम इन लव। ये तुम्हारे होंठ कितने सुंदर और आकर्षक हैं। ये तुम्हारी पलकें कितनी काली और घनी हैं। ये तुम्हारी सुराहीदार गर्दन, ओफ, ये तुम्हारी बादामी आंखें बस मुझे दीवाना बना रही हैं। मैं तुम्हें इस मोबाइल में नहीं, अपने लैपटॉप पर देखूंगा।
अभिलाष ने अपने लैपटॉप को ऑन किया और रुद्री को जूम करके देखने लगा। रुद्री अब अपनी पीठ के बल सोई हुई थी, उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभिलाष अपने उंगलियों को स्क्रीन पर घुमाने लगा। वो एक साइकोपैथ की तरह कर रहा था। अभिलाष अपना चेहरा स्क्रीन पर चिपकाकर रुद्री को महसूस करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने स्क्रीन को जूम किया और रुद्री के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। अभिलाष अपने आपे में नहीं था, उसने अपनी उंगलियों से रुद्री के अक्स को हर जगह टच किया। उसने अपने मन में कहा, तुमने मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम बर्बाद कर दिया। ऐसा लगा रहा है कि जैसे तुमने मुझे अपने मोहपाश में बांध लिया हो, मगर तुम में इतनी कशिश क्यों है? मेरी लाइफ में बहुत सारी बेहद खूबसूरत औरतें हैं, मुझे उन्हें देखकर कभी किसी भी तरह की दीवानगी महसूस नहीं हुई। आई वॉन्ट टू सी यू नेक्स्ट टू मी, आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। चैप्टर 5 रुद्री आई लव यू। अभिलाष अपने लैपटॉप को अपने बगल में ऑन रखकर सो गया। आधे घंटे बाद अभिलाष का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया। मुनमुन ने अपनी सेक्सी आवाज में कहा, बेबी तुम आ गए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो बात करो, नहीं तो। अभिलाष ने इरिटेट होकर कहा और कॉल को कट कर दिया। तभी अभिलाष की नज़र उसके बगल में रखे हुए लैपटॉप पर पड़ी। उसका चेहरा खिल उठा। लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका था। अभिलाष ने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाया। अभिलाष ने मोबाइल पर ऐप ऑन करके देखा, मगर उसे रुद्री रूम में कहीं नहीं दिखाई दी। अभिलाष से नहीं रहा गया, वो जल्दीबाजी में फर्स्ट फ्लोर पर गया। रुद्री के बेडरूम के बाहर खड़ा होकर वो सोचने लगा कि नौका करे या ना करे। अंत में वो फिर अपने कमरे में वापस आ गया। उसने मोबाइल में फिर से चेक किया, तभी उसे रुद्री दिखाई दी। अभिलाष ने रुद्री को गीले बालों में देखकर कहा, काश मैं आपके इन गीले बालों को सुलझा पाता। इनके टपकती पानी की बूंदे मैं बन जाता। जिस तरह से गीले बालों से पानी की बूंदे आपके गर्दन से होते हुए आपके पूरे जिस्म में फैल रहे हैं, ठीक मैं भी आपके पूरे बदन को छू पाता और आपको अपने प्यार में भिगो पाता। रुद्री ने अपनी काली आंखें ऊपर की तो अभिलाष ने उसे देखते हुए कहा, आपकी सजल आंखें उस हिरनी की याद दिलाती हैं जो वन में अकेले भटक जाने पर अपनी मंजिल की तलाश करते हुए अपनी नजर यहाँ वहां दौड़ाती है। रुद्री आई लव यू। अभिलाष ने तुरंत वॉशरूम में जाकर एकदम ठंडे पानी से शावर लिया। उसने अपने मन में कहा, मैं रुद्री से हर हाल में दूर रहूंगा, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर रुद्री ब्लू लॉन्ग कुर्ता और व्हाइट लेगिंग्स पहनकर स्कूल के लिए रेडी हो गई। वो ग्राउंड फ्लोर पर आई और किचन में चली गई। किचन में हर चीज करीने से रखी हुई थी। 20 मिनट में रुद्री ने नाश्ता बना लिया, अपना टिफिन पैक करके रख लिया। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही नाश्ता लगाया, वैसे ही अभिलाष कुर्सी पर आकर बैठ गया। बिना कोई बातचीत किए उसने नाश्ता किया। तभी उसे सामने से आता हुआ प्रवीण दिखा। रुद्री ने बड़े प्यार से प्रवीण से कहा, प्रवीण आप भी नाश्ता कर लीजिए। अभिलाष ने बीच में टोकते हुए कहा, ये रही घर की दूसरी चाबी, इसे संभाल कर रखना। जी सर। रुद्री ने चाबी को संभालकर अपने पर्स में रख लिया। प्रवीण ने धीरे से कहा, रुद्री थैंक यू, हमें लेट हो रहा है, नाश्ता कभी और। प्रवीण ने अभिलाष का लैपटॉप बैग और कार की चाबी ली और अभिलाष को साथ लेकर कार में चला गया। रुद्री ने ऐप पर मैप ऑन किया तो देखा कि स्कूल का लोकेशन इस रो हाउस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फटाफट अपना लैपटॉप बैग लेकर रुद्री ने डोर लॉक किया, फिर स्कूल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात फिजिकल इंस्ट्रक्टर अभिनव माथुर से हुई। अभिनव उसे बस घूरता ही जा रहा था। रुद्री को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। अभिनव ने ललचाई हुई नजरों से रुद्री के होठों की ओर देखते हुए कहा, आप क्या पढ़ाती हैं? मैथ्स। और आप? रुद्री ने बिना आई कांटेक्ट बनाए हुए कहा, मैं MSTG इंटरनेशनल स्कूल विशुपट्टा सिटी में फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभिनव ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे किया। रुद्री की अंतर आत्मा अभिनव को पसंद नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने अपना पेन जमीन पर जानबूझकर गिरा दिया, फिर उसे उठाने के लिए झुकी। अभिनव ने रुद्री को सहारा देना चाहा। हमेशा की तरह रुद्री खुद ही खड़ी हो गई। रुद्री कभी भी नेगेटिव ऑरा के लोगों से दूर रहती थी। उसने मन में महादेव का नाम लिया और अभिनव से पीछा छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगी। स्कूल आ गया। मुस्कुराकर रुद्री ने कहा, ओके अभिनव सर, टेक केयर। अभिनव बस रुद्री को एकटक देखता रहा। वहीं दूर से अपने केबिन से अभिलाष रुद्री को देख रहा था। रुद्री स्टाफ रूम में गई। उसने वहां पर 2 मिनट बैठकर रिलैक्स किया। अपना टाइम टेबल चेक किया। उसने देखा कि अभी उसका लेक्चर क्लास 11th A साइंस में है। उसने स्टाफ रूम के नोटिस बोर्ड पर लगे हुए मैप में उस क्लासरूम की लोकेशन चेक की। उसने देखा कि क्लास 11th A साइंस 5th फ्लोर पर है। रुद्री लिफ्ट से गई। तभी अभिलाष रुद्री के सामने से गुजरा। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसके आसपास कोई नहीं हो। रुद्री ने अपनी 11th A साइंस क्लास में जाते हुए अपने मन में कहा, खडूस कहीं का,
ऐसे अनदेखा कर रहा जैसे मुझे नहीं जानता। अरे मुझे भी कोई दोस्ती और जान पहचान करने का शौक नहीं है। 11th ए साइंस क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ खड़े होकर रुद्री को विश किया। रुद्री ने कैलकुलस पढ़ना शुरू किया। उसके पढ़ाने में जादू था। स्टूडेंट्स को सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला डिराइव करना आ रहा था। आज रुद्री की वजह से कमलप्रीत मैथ्स के लेक्चर में मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी ओर सुनील ने धीरे से दीपा के कानों में कहा, क्या टीचर है? दीपा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रुद्री ने काफी सारे सवाल किए। मालविका, रोहित, गगन और चरणजीत ने सारे सही जवाब दिए। तभी घंटी बज गई। पीरियड खत्म हो गया। रुद्री अपना बैग और रजिस्टर लेकर स्टाफ रूम की ओर चल दी। सामने से उसे बेहद हॉट फैकल्टी आती हुई नजर आई। मुनमुन ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, ब्राकट का ब्लाउज पहना था। उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। उसने पल्लू से खुद को हल्का कवर किया, जैसे कि उसे ये होश था कि ये स्कूल है, कोई मूवी का सेट नहीं है। मुनमुन पाल बहुत ही ध्यान से रुद्री की ओर देख रही थी। फिर बिना कुछ बोले 12th बी आर्ट्स में चली गई। वहीं दूसरी ओर सुबह के 8:30 को अभिलाष स्कूल के सारे वॉशरूम के हाइजीन को चेक कर रहा था। तभी उसने एक हाउसकीपिंग वाली लेडी को इशारे से बुलाया। कावेरी थोड़ा घबराते हुए अभिलाष के पास आई। अभिलाष ने उसे एक लेटर देते हुआ कहा, ये लेटर रुद्री मैम के लिए है। कोई अभी अभी रिसेप्शन से आया था। ये लेटर गलती से मुझे पकड़ाकर ये बोलकर चला गया कि मैं इसे रुद्री मैम को दे दूं। आप प्लीज ये लेटर रुद्री मैम को दे देना। याद रहे, मेरा नाम या पहचान बीच में नहीं आनी चाहिए। कावेरी ने लेटर लिया और हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। अभिलाष ने देखा कि कावेरी स्टाफ रूम में रुद्री को वो लेटर देने चली गई। प्रवीण ये सारा नाटक ध्यान से देख रहा था। उसने अभिलाष के करीब जाकर धीरे से पूछा, अब ये कौन सी नई खुराफात है? क्यों तू उसे तंग कर रहा है? आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, बस अब तू देखते जा। मैंने रुद्री को एक एनोनिमस नाम से एक लव लेटर लिखा है। अब देखना ये है कि वो उस लव लेटर लिखने वाले फैकल्टी के प्यार में पड़ती है या नहीं। अगर हाँ तो ये फिर हमारे किसी काम की नहीं है, अगर ना तो फिर ये हमारे बहुत काम की है। बस अब देखना ये है कि मेरे सारे इम्तिहान में ये पास होती है या नहीं। अभिलाष ने प्रवीण की ओर देखा, फिर दूसरी बार स्टाफ रूम की ओर देखते हुए कहा। कावेरी स्टाफ रूम से निकलकर अपने काम पर लग गई। रुद्री ने धीरे से वो लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था कि डियर रुद्री, मुझे लगता है कि उन सभी लड़कियों में तुम सबसे सुंदर लड़की हो जिनसे मैंने आज तक बात की है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे बयां करूं कि तुम कितनी प्यारी हो। जिस तरह से तुम हो उसके बारे में सब कुछ मुझे पूरी तरह से पागल कर देता है। मुझे पता है कि यह पूरी तरह से तुम्हें मिथ्या, झूठ लगेगा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कम से कम विशुपट्टा में तो ये तुम जाकर खुद ही पता करके देख सकती हो। बस सुबह से मैं तुम्हारी तस्वीर को मोबाइल पर देख रहा हूँ जो मैंने चुपके से खींची है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारी चाहत में डूबता चला जा रहा हूँ। अब शायद मैं तुम्हारी इस कशिश से उबर नहीं सकता। तुम मेरी पार्टनर बनने के लिए एकदम सही हो। मैं अपनी भावनाओं को अब और नहीं छिपा सकता। तुम्हारी सुंदरता मुझे इस तरह से प्रेरित करती है जिससे मेरे दिल को अब समझाना मुश्किल है। तुम बस इतनी लुभावनी हो कि मेरे पास बयान करने के लिए शब्द नहीं है। तुमको हर पल देखना आने वाले दिनों में मेरे दिन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। तुम इतनी बुद्धिमान और सुंदर हो कि इसे शब्दों में बयां करना असंभव है। मैं माफी मांगता हूँ अगर ये थोड़ा हद से आगे है तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा हर अंग बहुत खूबसूरत है। ये बहुत अच्छा है जिस तरह से तुम अपने बालों को संवार कर रखती हो। तुम सिर्फ प्यारी ही नहीं, बहुत हॉट और सेक्सी हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल कातिलाना है। मैं तुम्हारी आवाज से प्यार करता हूँ। मैं तुमको घंटों बातें करते हुए सुन सकता हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत रहस्यमयी और सुंदर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदर आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपनी नजरें तुमसे नहीं हटा पाता। मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता कि अगर तुम आज रात मेरे बगल में सो रही होगी तो मैं क्या करूंगा। तुम बस इतनी हॉट हो कि मुझे पागल कर देती हो। मेरा दिल करता है कि तुम्हें दीवार के सहारे टिकाकर बस घंटों किस करता रहूं। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरी लव लाइफ बनोगी? तो कैसा लगा आप सबको मेरी इस कहानी का नया पन्ना? अभी तो और इस कहानी में रोमांस भरा पड़ा है। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ऑन करना ना भूले।